हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लास 10 सैम्पल पेपर 5 सैम्पल पेपर नंबर 5 में आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले 4 सैम्पल पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ, जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उन सैम्पल पेपर्स को देख सकते हैं। इन सैम्पल पेपर्स में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के एग्जाम में चांसेस सबसे ज़्यादा है। According to blueprint syllabus released by the CBSE, according to the sample paper released by the CBSE, सारे सैम्पल पेपर उसी के अकॉर्डिंग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एज इट इज। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं चैप्टर वाइज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते। देखो, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। क्वेश्चन को देख लो ध्यान से कि 2 एलिमेंट के नाम बताओ जिनकी केमिकल रिएक्शन सिमिलर है मैग्नीशियम के, यानी मैग्नीशियम जैसे ही केमिकल रिएक्शन शो करने वाले 2 एलिमेंट के नाम बताने, और बेसिस क्या है इसके लिए आपने उन 2 एलिमेंट को क्यों चूज किया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। ठीक है, आंसर देखो आपके सामने, ये आंसर है कि मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 नॉन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल। द 2 अदर एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप आर कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। आप कोई दूसरे भी बता सकते हो। द बेसिस ऑफ चॉइस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स, ऑल ऑफ देम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच इन द आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम का दे दिया, कैल्शियम का और स्ट्रोंशियम का दे दिया। मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20 और स्ट्रोंशियम 38। ठीक है, आप देखो सबके पास में आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंस सेल है उसमें क्या आ रहा है, 2 2 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि हमको मैग्नीशियम की जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले बताने हैं एलिमेंट, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ऑक्साइड्स के फॉर्मूला, हाइड्राइड का फॉर्मूला, उनकी केमिकल एक्टिविटी ये सारी सिमिलर रहेगी, ग्रुप में सिमिलर होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का पूछा यहाँ पर, तो बेटा मांगे कार स्कूटर सेकंड ग्रुप के मेंबर है, सेकंड ग्रुप का मेंबर है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये मैग्नीशियम है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो आप। 2 एग्जांपल आपसे पूछे तो जैसे कैल्शियम और स्ट्रोंशियम लिख दिया भाई। मैग्नीशियम 12 पे होता है, ठीक है, कैल्शियम 20 पे होता है, स्ट्रोंशियम 38 पे होता है। ठीक है, और बेरिलियम कितने पे होता है, बेरिलियम होता है 4 पे। देखो यहाँ पर ये पीरियड नंबर 2 में है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। यहाँ पर 2 सेल बनेंगे। ठीक है, के सेल और एल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे, बेरिलियम का देखो के सेल में 2, एल सेल में 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। मैग्नीशियम 12 पे तो देखो 2 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 2। कैल्शियम 20 पे है तो देखो 2 8 8 2, 4 सेल बन जाएंगे। 4th पीरियड का है तो 4 सेल बन जाएंगे, 2 8 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। इसी तरह से स्ट्रोंशियम का देखो 38 2 8 8 18 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जिन जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ये 2 एग्जांपल आप दे सकते हो। बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड दीज हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atom of sulfur? Hint दे रखा है, the 8 atom of sulfur are joined together in the form of a ring. NCERT बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सल्फर एसिड की एटॉमिक वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है जिसमें वो रिंग की स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हो। ये आंसर है। देखो, इसमें कुछ से अलग से बताने की जरूरत नहीं है आपको। सल्फर 16 पे होता है, 16 पे है तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 16 पे, तो 2 8 10 एंड 6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 की कमी है तो 2 शेयर करेगा ये। ठीक है, 2 शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब S8 है तो सल्फर एक रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से 8 सल्फर के मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिंग की फॉर्म में इस तरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और एक सिंगल इसका बॉन्ड का मतलब है 2 वैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये सब जगह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर हो जाएंगे। यहाँ सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने देखो आंसर।
The atomic number Z of sulfur is 16 and its electron configuration is 286. The sulfur atom has 6 valence electron. The chemical formula of sulfur molecule is Sat. Each sulfur atom is linked to two similar atoms on either side by single covalent bond and thus complete its octet. The molecule is in the form of a ring also represented by crown shape. दो शेप होती है इसकी, एक रिंग शेप होती है, क्राउन शेप भी होती है. तो ये रिंग शेप का पूछा है, तो ये रिंग शेप स्ट्रक्चर आ गई इसकी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे. फर्स्ट है, ऑन विच डेट वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. बी, नेम टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज एंड देयर पैथोजेंस. पहला में तो बताना कि एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. दूसरे में हमको वो एसटीडी बतानी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बतानी है, जो बैक्टीरिया से कोज होती है और उनके बैक्टीरिया के नाम भी बताने हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैक्टीरिया वाली डिजीज है ना. चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें से क्वेश्चन बनेगा. तो दिसंबर 1 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द वर्ल्ड एड्स डे टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट एड्स अमंग द पब्लिक, टू अवेयर द पब्लिक अबाउट द एड्स. We celebrated, or UNO, we can say that United Nation Organization या WHO World Health Organization हम ये कह सकते हैं, सॉरी WHO World Health Organization celebrate every year on 1st December as World AIDS Day. ठीक है, 1 दिसंबर को हर साल हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं. Two sexually transmitted bacterial disease are syphilis and gonorrhea, and the pathogen of syphilis is Treponema pallidum and gonorrhea का है Neisseria gonorrhoeae. ठीक है, देखो gonorrhoeae, Neisseria गोनोरिया में गोनोरिया ही आ रहा है और सिफिलिस में पेलिडम, सिफिलिस पेडिनम, एसपी याद रखो, सुप्रेंडेंटोपुलिस एसपी, यानी सिफिलिस का है पेलिडम वाला, यानी ट्रिपोनेमा पेलिडम, और इसका नाइजीरिया गोनोरियाई. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन इन नेचर. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और इसकी इंपॉर्टेंस, दो चीजें पूछिए, बेसिक रिक्वायरमेंट और इंपॉर्टेंस. तो कैसे लिखना है आंसर, ये देखो आपके सामने ये आंसर है. द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल, टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग. भाई बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि इसके लिए दो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या टू सेक्स इन्वॉल्व होने चाहिए, मेल एंड फीमेल. इट टेक प्लेस बाई कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट विच कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट, टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट विच कम्स टू डिफरेंट पेरेंट्स. द इंपॉर्टेंस, तो ये तो होगी बेसिक रिक्वायरमेंट. अब इंपॉर्टेंस क्या है, देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेचर आर, फर्स्ट एंड सेकंड दो पॉइंट में हमको इसको लिखना है. फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट एंड सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स एग्जिबिट डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग. इट लीड्स टू डाइवर्सिटी इन कैरेक्टर्स, इट बिकॉज इट कॉजेज वेरिएशन, और वेरिएशन बहुत बेनिफिशियल है. तो ये वही मेथड है या वो मेथड है जो इंश्योर करता है मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग. सेकंड है कि मियोसिस ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस. मियोसिस ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस का मतलब है कि मियोसिस सेल डिवीजन, जब गेमेटोजेनेसिस यानी गेमेट फॉर्मेशन होते हैं स्पर्म और एग, तब मियोसिस से उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना वो हाफ रह जाते हैं, और ये होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर सेल में या हर जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर डीएनए होगा सब जगह, और वो जो सेल होगी वो सेलुलर एपरेटस के साथ फिट नहीं हो पाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो मियोसिस होना, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म और एग जब बन रहे हैं, तब मियोसिस के द्वारा स्पर्म और एग के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का हाफ होना बहुत ही जरूरी है. तो ये चीज़ भी इसी से इंश्योर होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही है ऐसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक नेचर का होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, हाफ नहीं होते. Meiosis during gametogenesis provide opportunities for new combination of genes which leads to variation required for evolution and play a prominent role in the origin of new species. Variation leads to the appearance of such characters which fit to the changing environment resulting in the survival of the species. तो ये दो बेनिफिशियल आगे भी, मियोसिस सेल डिवीजन होगा और मियोसिस सेल डिवीजन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे, प्लस न्यू वेरिएशंस बनने के चांसेस है. जब दोनों के जीन्स आपस में कंबाइन होके तो नया सेट ऑफ जब जीन बनाएगा, ठीक है भाई, हाँ 50% जीन कम्स फ्रॉम वन गैमेट एंड 50% फ्रॉम अदर गैमेट, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मान लो लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, स्पर्म साइड से आया कैपिटल टी, ठीक है, डोमिनेंट आया, और मदर साइड से अगर ये आया, ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना, ठीक है, नए वेरिएशन आ गया ना. इसमें तो ऐसा था कंप्लीटली, स्पर्म में एग में कंप्लीटली ऐसा था, लेकिन अब इसमें देखो न्यू कॉम्बिनेशन, और ये न्यू कॉम्बिनेशन आने से ही स्पीसीज, नई स्पीसीज का ओरिजिन होना संभव होगा. तो वेरिएशन आना, न्यू वेरिएशंस अराइज होना जिससे इवोल्यूशन में हेल्प हो, न्यू स्पीसीज के ओरिजिन में हेल्प हो, और न्यू वेरिएशन विच इंश्योर द बेस्ट सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज और द ऑर्गेनिज्म
इज डन बाय दिस और इज हैपन इन दिस प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? इसके चॉइस में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लो प्यूरिटी ऑफ गैमेट। एक्सप्लेन द लो प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये तो देखो बुक में डायरेक्ट आपको ये वर्ड कहीं नहीं मिला है, लेकिन ये तो इजी है, मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऊपर वाला क्वेश्चन है नहीं, ओनली वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। देखो आंसर वही है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। ध्यान आपको यहाँ पर यही रखना है कि वेरिएशन विच आर बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज। ठीक है, ये वेरिएशन वाला ही क्वेश्चन है कि हाउ द वेरिएशन इंश्योर द बेटर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। और जो ब्लू क्वेश्चन में ना बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि वेरिएशंस आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल बट दे आर बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज, एक्सप्लेन हाई, ये एक ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को है। तो ये देखो क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ के समझो, इसको पूछना क्या चाह रहा है, इसेंस ऑफ द क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखो ओनली वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी इंडिविजुअल को किसी पॉपुलेशन में एडवांटेज पहुंचाएगा, वो वेरिएशन ही उस पॉपुलेशन में आगे या उस स्पीसीज में आगे सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये चीज पूछी है इसमें, तो इसका आंसर देख लो पहले, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं कि है क्या चीज ये। देखो इसका आंसर है द बेसिक इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू द वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर डेफिनेटली ऑफ मोर सर्वाइवल वैल्यू because natural selection prefer these variations, but there are several other variations which though do not provide advantage to the organism in the present condition but survive and are inherited to the next generation. Such non-advantageous variation may become advantageous in future when the environmental condition change. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि only variation that confirm an advantage to individual organism will survive in a population. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट, तो दोनों ही बन सकते हैं इसका आंसर है ना, कि वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू भी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, द वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर डेफिनेटली ऑफ मोर सर्वाइवल वैल्यू बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन प्रेफर दिस वेरिएशन, बट देयर आर सेवरल अदर वेरिएशंस व्हिच दो डू नॉट प्रोवाइड एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंट कंडीशन but survive and are inherited to the next generation. Such non-advantage variations may become advantage in future when the environmental condition changes. ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि आपसे ये कहना चाह रहा है कि केवल वही वेरिएशन जो बेनिफिशियल होगा उस इंडिविजुअल के लिए वही आगे सर्वाइव करेगा, वही वेरिएशन आगे कंटिन्यू करेगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वेरिएशन कैसे आएंगे, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आएंगे भाई। ऐसे वेरिएशन जो उसके अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर है, उसको उस सराउंडिंग में, उस एटमॉस्फेयर में, उस नेचुरल हैबिटेट में जहां पर भी वो रह रहा है वहां पर उसको अडेप्ट होने में हेल्प करे, वो वेरिएशन बेनिफिशियल है तो वो सर्वाइवल में उसको हेल्प करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा वेरिएशन आ जाए जो उसके सराउंडिंग के हिसाब से नहीं है या उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो लेकिन वो उतना हार्मफुल भी नहीं है करंट सिनेरियो में, और वो उसको जो है ना अभी करंट सिनेरियो में उसके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में या हो सकता है कुछ टाइम के बाद में वो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। जैसे मान लो वो बैक्टीरिया वाला एग्जांपल यहाँ पर फिर देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया है जो किसी पॉन्ड में है, अगर मान लो उसमें से कुछ फ्यू बैक्टीरिया, 4-5 ऐसे बैक्टीरिया थे या कुछ 10% बैक्टीरिया जैसे थे जिनमें हीट रेसिस्टेंस वाला वेरिएशन आ गया, कि वो मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर उस पॉन्ड का 25 डिग्री सेल्सियस है, वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसा वेरिएशन 10% पॉपुलेशन में आ गया उन बैक्टीरिया की में। लेकिन अभी उस पॉन्ड का जो वाटर टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, बताओ आज की डेट में वो जो वेरिएशन आया उनमें कि वो 30 डिग्री तक को टॉलरेट कर सकते हैं, क्या वो बेनिफिशियल है आज की डेट में? नहीं है ना बेनिफिशियल। लेकिन वो बैक्टीरिया भी सर्वाइव करेंगे साथ में। लेकिन मान लो कल को ग्लोबल वार्मिंग हुई, वहां पर कोई नजदीक में कोई फैक्ट्री आ गई, कोई बॉयलर फैक्ट्री थी इसका, तो वहां से गर्म पानी उस तालाब में छोड़ा जाने लगा, और अब उस तालाब का नॉर्मल जो वाटर था, नॉर्मल टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हो गया। मान लो 2 साल बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होते होते उस तालाब का टेम्परेचर जो है ना अब 30 डिग्री तक पहुंच गया। तो 2 साल पहले तो वो वेरिएशन बेनिफिशियल नहीं था, लेकिन 2 साल बाद में आज तो वो वेरिएशन बेनिफिशियल है ना। यही पूछ रहा है आपसे, यही पूछा जा रहा है कि वेरिएशन विच आर बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल will help in survival, will help in better survival, but it is not always true that variation always good or always better or always help in the survival. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता नहीं है। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर देखो आप, ये है
प्योरिटी ऑफ गैमेट वाला जो है ना मेंडल का, वो देखो आप, ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये है कि प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेकंड लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू यूनिट फैक्टर को हम यहां पर जीन कह सकते हैं, ऑफ ए कैरेक्टर विच रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्सड अप एंड कीप देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। दीज सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर और जीन फॉर ईच कैरेक्टर एंड इज ऑलवेज प्योर। ठीक है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं, यानी गैमेट्स का अलग अलग होना, जीन्स का अलग अलग होना, यानी जीन्स जो होते हैं ना वो मिक्स नहीं होते। ठीक है, जीन्स हमेशा प्योर ही होते हैं। दोबारा एक बार इसका आंसर देखो कि प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू यूनिट फैक्टर और टू जीन ऑफ ए कैरेक्टर व्हिच रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्स्ड अप एंड कीप देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। They separate during gamete formation so that each gamete receive only one factor or gene of each character and is always pure। जैसे मान लो ये टॉलनेस है, टॉलनेस ऑफ पी प्लांट, ठीक है, कैरेक्टर और द ट्रेट इज टॉलनेस। अब इस टॉलनेस को डिसाइड करने के लिए, टॉलनेस को डिसाइड करने वाले जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल ये जीन है, ठीक है, एक ये जीन हो सकता है और एक ये जीन हो सकता है, दो है, ठीक है। अब ये जीन हमेशा प्योर कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि कोई एक जीन जो है ना वो 50% डोमिनेंट वाला करेक्टर लेकर चले और 50% रिसेसिव वाला लेकर चले, ठीक है, ये हमेशा प्योर ही रहते हैं। जैसे हम वो ये देख लेते हैं, इसको देखो, क्रॉस को देखते हैं। अगर मान लो हमने ये क्रॉस करवाया है ना, होमोजाइगस, ठीक है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, भाई यहाँ पर 100% जीन कैसे है, प्योर टॉल, और यहाँ पर 100% जीन ड्वार्फ वाले, तो जीन, ये जो जीन है ना ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कोई जीन जो है ना वो 50% तो टॉलनेस और 50% जो है ना वो शॉर्टनेस या ड्वार्फिज्म को शो करे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब यहां पर जब गैमेट होंगे तो गैमेट बनते टाइम ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। कैसे सेग्रीगेट होंगे वो देखते, देखो भाई ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है। अब इनके गैमेट जब फॉर्म होंगे तो इसके कैसे गैमेट फॉर्म होंगे, इसके ये होंगे गैमेट, ठीक है, और इसके जो गैमेट फॉर्म होंगे वो ये होंगे, ठीक है। तो गैमेट आर ऑलवेज प्योर फॉर दैट जीन। अब इस एक गैमेट में, जैसे मान लो ये एक गैमेट है, एक स्पर्म मान लो इसको, या इसको एक एग मान लो, कुछ भी मान लो, बताओ इस एग में प्योर है कि नहीं, 100% जो जीन आया वो जीन यही है ना। अब जैसे मान लो पेरेंट ये है, सपोज कि ये पेरेंट है, हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है, ये है। अब इनके गैमेट बनेंगे तो गैमेट तो हमेशा प्योर ही होंगे। गैमेट में या तो ये जीन जाएगा 100% या ये जीन जाएगा। अगर यहां से गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो या तो ये कैपिटल टी या ये। अच्छा बताओ, क्या ये ऐसी इंप्योर या हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है क्या इसमें, गैमेट में? नहीं है ना, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, ठीक है, गैमेट्स ऑलवेज प्योर। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना तो जीन जो होते हैं उनका सेग्रीगेशन, यानी जीन्स का अलग अलग हो जाते हैं, जीन सेग्रीगेट हो जाते हैं और वो जीन किसी एक ट्रेट के लिए प्योर होते हैं। मतलब कि जो गैमेट है वो उस जीन, उस ट्रेट के लिए, जैसे लेंथ के लिए, या तो वो ड्वार्फ रहेगा या वो टॉल रहेगा, ठीक है। अब जब वापस गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तब वो उस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि वो टॉल होगा कि शॉर्ट होगा। भाई अगर दोनों यही जीन, मान लो जो दोनों गैमेट है उनके पास यही जीन है स्मॉल वाले, तो जो प्लांट ये हो जाएगा। और अगर मान लो एक के पास ये है, दूसरे के पास ये है और इस तरह का बन रहा है, तो वो ये क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। और एक ये और एक ये है तो भी टॉल रहेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। गैमेट रिसीव ओनली वन जीन ऑफ दैट ट्रेट, है ना, ये गैमेट जो है ना, ये गैमेट है, तो उस जीन का एक ही उसमें आएगा, ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, एक ही ट्रेट को ही रिसीव करेगा। फॉर ए हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट कैलकुलेट, ठीक है, एक हीटर है, दो रीडिंग आपको दे रखी है, देखो 4 किलोवाट रेटिंग है उसकी और 220 वोल्ट। कैलकुलेट करना है आपको द करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ हीटर, करंट आई निकालना है, ठीक है, और रेसिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा यानी ई कैलकुलेट करना है। द कॉस्ट इफ 1 किलोवाट इज प्राइस्ड एट ₹1, अगर 1 किलोवाट की प्राइस ₹1 है तो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछिए। देखो जब भी ये रेटिंग की बात करें ना, इसका मतलब पावर है, रेटिंग का मतलब है पावर रेटिंग की बात होती है, यानी 4 kW किलोवाट। वाट और किलोवाट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, तो ये पावर दे रखी है आपको, पावर इज गिवन 4 किलोवाट। भाई ऐसा यूनिट में लेना है तो ऐसा यूनिट में ले लिया हमने 4000 वाट। और क्या दे रखा है, गिवन करके पहले ये लिख लो, वी दे रखा है 220 वोल्ट, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 आवर, ये लिख लिया हमने, टाइम 2 आवर। सबसे पहले कैलकुलेट करना है आई, P और V दे रखा और I कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल टू VI, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। भाई P, V और I तीनों किस फॉर्मूले में आते हैं, P इक्वल टू VI। P के 3 फॉर्मूला है, पहला मेन फॉर्मूला ये VI। अब आप V का फॉर्मूला लिख के इसका अगला फॉर्मूला बनाओ, V इक्वल टू IR, तो यहाँ IR लिख देंगे तो I स्क्वायर
आर, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, आई का फॉर्मूला लिखो वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक पी का फॉर्मूला होता है ई अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम। भाई व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ई अपॉन टी। तो यहाँ से ई का फॉर्मूला बनेगा पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर कंज्यूम करेंगे जब एनर्जी निकालेंगे। तो पहले आई निकाल लेते हैं, वी इंटू आई, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी अपॉन वी, 4000 वाट अपॉन 220 वोल्ट। तो ये आ गई आई की वैल्यू एम्पियर में। अब आर निकालना, रेसिस्टेंस, जब वी की वैल्यू है आई की आ गई तो आर का ये फॉर्मूला है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई किया तो ये आ गया हमारे पास में आर रेसिस्टेंस 12.1। अब बी द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी का फॉर्मूला पी इंटू टी, भाई एनर्जी का और वर्क का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, पावर कितनी गिवन है 4000 वाट, टाइम कितना है 2 आवर है, तो 8000 वाट आवर। 8000 वाट आवर को अगर किलोवाट में चेंज करेंगे तो 8 किलोवाट आवर, 8 kWh। kWh को यूनिट भी कहते हैं, यूनिट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यूनिट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसी को हम यूनिट कहते हैं। जो घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसको हम यूनिट में शो करते हैं, तो वो यूनिट यही है, किलोवाट आवर, ठीक है। अब कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कितना यूनिट कंज्यूम किया या किलोवाट आवर में कितना कंज्यूम हुआ उसको 1 kWh से इंटू कर दो। 1 kWh की रेट क्या है? तो ये प्राइस हमको यहाँ दे रखी है भाई, 1 kWh की प्राइस कितनी है? 1 रुपी है, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8 रुपी। तो ये आ गई कॉस्ट ₹8, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन नेचुरल कंडीशन फूड चेन नेवर ऑपरेट एज एन आइसोलेटेड सीक्वेंस, ठीक है, but are interconnected with each other. In other words, when different types of organism at different trophic levels, instead of forming a linear chain, remain interconnected with each other, it form a complex pathway rather than a simple chain. So this complex pathway is food web. भाई यही है कि लीनियर नहीं मिलती फूड चेन, जो है ना वो फूड वेब की फॉर्म में होती है। हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट जो ट्रॉपिक लेवल है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं होता, अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर से फूड चेन स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर के बाद में हर्बीवर्स में आते हैं, तो हर्बीवर्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं कि नहीं होते? ग्रास होपर भी होता है ग्रास को ईट करने के लिए, बटरफ्लाइज भी होती है, ठीक है, रेबिट भी है, डियर भी है, काउज भी है, अलग अलग है। अब फिर उनको खाने वाले कार्निवर भी तो अलग अलग है ना। अब जैसे ग्रास होपर को खाने के लिए फ्रॉग है, स्नेक है ना, फ्रॉग को फिर स्नेक ईट करेगा, इस तरह से अलग अलग है। तो इंटरकनेक्टेड वेब बनता है जिसको हम फूड वेब कहते हैं। अब इस पर ए और बी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे। ये क्वेश्चन देखो आप क्या है, ए में पूछा है कि ड्रॉ एनी फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड की कोई एक फूड चेन बना दो। और दूसरे में ये पूछा है कि व्हाई डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड रिड्यूसर एंड माइक्रो कंज्यूमर। डिकम्पोजर को रिड्यूसर क्यों कहते हैं? डिकम्पोजर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको क्लीनर, नेचुरल क्लीनर या नेचुरल क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? और माइक्रो कंज्यूमर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर देखो आप, ये है। ये तो हमने फूड चेन बना दी, कोई भी बना दो, जैसे ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, दूसरी बना सकते हो आप, कोई भी ग्रासलैंड की बना दो, ठीक है। और सेकंड का आंसर है कि डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसर बिकॉज दे आर एबल टू रिमूव और डिग्रेड द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एंड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे आर नोन एज माइक्रो कंज्यूमर। भाई माइक्रो कंज्यूमर तो इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना, नेकड आई से देख नहीं सकते, इस तरह से होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और इस तरह के ये होते हैं, इसलिए माइक्रो कंज्यूमर है। और उनको रिड्यूसर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रिड्यूस द डेड बॉडीज, दे रिलीज द माइक्रो nutrient from their dead bodies of plants and animals and mix into the soil, so they helps in biogeochemical cycle for the replenishment and full replenishment of the nutrients। भाई डेड बॉडी में, प्लांट की, एनिमल की डेड बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट है उनको रिलीज करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है, सॉइल में मिक्स कर देना, ताकि वहां से वो अगेन अवेलेबल हो जाए प्लांट्स के लिए, प्लांट अपनी जड़ों से उनको सोखे और ग्रोथ करे दोबारा से। तो ये इनका एक मेन रोल है। डिकम्पोजर्स के बिना ये पूरा जो सिस्टम है ना, होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो ये साइकिल कहीं ना कहीं पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो सफाई एजेंट है, नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है, एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा रखना उनका काम होता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके चॉइस में एक क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखो आप, हाउ डज द यूज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। अगर हम रिसाइकल्ड करें पेपर को तो वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में किस तरह से हेल्प करेगा। तो देखो हमें पता है कि पेपर जो है वो प्लांट से हम लेते हैं, तो इनका भी मतलब रिसाइकलिंग पर ये है एक 3R प्रिंसिपल में से। तो देख लो, ये इसका आंसर है। एक बार वैसे इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। कि रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल ऑब्जेक्ट। रिसाइकलिंग मतलब वी आर रीयूजिंग द ऑब्जेक्ट, वी आर मेकिंग द ऑब्जेक्ट और कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इन अगेन रीयूजेबल फॉर्म्स, ठीक है। सो रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट वेस्ट of potentially useful material, thus it reduce the consumption of fresh raw material। अब पेपर के केस में फ्रेश रॉ मटेरियल क्या है? प्लांट। भाई अगर हम पेपर का रिसाइकल कर रहे हैं
और उसकी बजाय अगर नया पेपर काम में ले रहे तो नया पेपर कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। तो वी आर कंज्यूमिंग द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, हम एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा जो प्लांट है उनको खर्च कर रहे हैं पेपर बनाने के लिए। अब अगर पेपर को हम रीयूज करें, जैसे मान लो ये पेपर है, अगर इस पेपर को हम रिसाइकल करें तो वापस कार्डबोर्ड वाला पेपर बन सकता है उससे, ठीक है, हार्ड कार्डबोर्ड के पेपर बन सकते हैं। और अगर इसको रिसाइकल ना करके सीधे अगर कार्डबोर्ड हम प्लांट से बनाएंगे तो हम एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे। तो इससे अच्छा ना कि भाई हम इसको जो इंपॉर्टेंट वो है हमारा रिसोर्स है उसको कंजर्व करके रखें, उसको वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्लांट बच जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये करना चाहिए। तो इसका आंसर देख लो, ये पूरा इस तरह से आप लिख सकते हो इसमें कि रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल्स, दस इट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल, एनर्जी, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो ना तो एनर्जी, एयर और वाटर का पोल्यूशन होगा, ना फ्रेश रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा। पेपर रिसाइकलिंग इज डन एट इंडस्ट्री लेवल, स्कूल एंड एट होम ऑल्सो। हम स्कूल लेवल पे, होम पे, घर पे भी ये कर सकते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकल पेपर इज डेवलप्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द वेस्ट पेपर मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सम एडवांटेजेस आर, अब इसके एडवांटेजेस ये है कि इफ वी रिसाइकल पेपर वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर कट टू प्रोड्यूस पेपर्स। द गार्बेज consumed by paper can be reduced to a considerable amount। पेपर का जो कचरा है वो कम हो जाएगा। लेवल ऑफ पोल्यूशन कैन बी डिक्रीज्ड एज पेपर आर बायोडिग्रेडेबल एंड देयर विल बी लेस एक्यूमुलेशन इफ पेपर्स आर रिसाइकल। तो कहीं हम पोल्यूशन लेवल को भी कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट ए। नाउ वी विल मूव टू पार्ट बी, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8। कंपेयर and contrast three differences on the arrangement of element in Mendeleev's periodic table and in the modern periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है उसको आपको कोई भी 3 पॉइंट में डिफरेंस बताना है, ठीक है, कंपैरिजन बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के जो वीडियोस है ना उनमें ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएगा। देखो भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मोटा मोटा जो डिफरेंस है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस है तो यही है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के बेस पे बनाई थी, ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on increasing order of atomic number। atomic number is more fundamental property than atomic masses। so जितनी भी एनामोलीज थी, जितनी भी ड्रॉबैक्स थी मेंडलीव की, वो सारी की सारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली दूर हो गई। किस में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जैसे वहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट जस्टिफाइड, यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटोप एटॉमिक नंबर के बेस पर ऑटोमेटिक सोल्व होगी। आइसोटोप को एक ही पोजीशन मिलेगी क्योंकि एटॉमिक नंबर तो एक ही आइसोटोप का, मास नंबर डिफरेंस है। फिर हाइड्रोजन वाली पोजीशन वाली थी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, हाइड्रोजन को कहाँ रखे, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हाइड्रोजन सबसे पहले इधर ही आ गया ग्रुप नंबर 1 में। और वहाँ पर जो कहीं पर वो प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए ना उसने एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा था उसको पहले रखा, कम वाले को बाद में रखा, वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि एटॉमिक मास पे ध्यान ही नहीं देना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक वो सब एडजस्ट हो गई। एक वो चीज़, वो पीरियोडिसिटी का कोज नहीं बता पाया कि वाई देयर इज ए पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। मेंडलीव इसका कारण नहीं बता पाया था, जबकि यहाँ पर मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें आज पता है कि वाई देयर इज ए पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई पीरियोडिसिटी क्यों है? वाई द आफ्टर 2 8 18 द प्रॉपर्टीज रीअपियर्स। ग्रुप में अगर हम मूव करें, है ना, ग्रुप में मूव करें तो वही सेम प्रॉपर्टी क्यों आती है? क्योंकि उस सेम ग्रुप में सबके पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये देखो आंसर है। फर्स्ट पॉइंट देखो, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ऑन द अदर हैंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स व्हिच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट पूछे, ये 4-5 पॉइंट है, इनमें से आप 3 कोई भी लिख देना। सेकंड पॉइंट है कि इन द Mendeleev's periodic table the position of the element was in accordance with atomic mass. In the modern periodic table the position of the element is governed by electronic configuration, that is atomic number, which determine their properties. Third point, in Mendeleev's periodic table the position of isotope was not justified, whereas in modern periodic table the classification is based on atomic number and not on atomic mass. Hence the position of isotope is fully justified. Next point, Mendeleev's periodic table had some anomalies on the basis of atomic mass. In modern periodic table there are no misfit in term of atomic number. For example, in Mendeleev's periodic table potassium was having position lower than argon, but in modern periodic table this has been solved. Argon precedes potassium because argon has atomic number 18 and potassium has 19. फिफ्थ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं हम कि the Mendeleev's periodic table does not explain satisfactory as to why the properties of the element, यानी cause of periodicity नहीं बता सका वो कि why the properties of the elements are repeated at regular interval of 2 8 18 and 32. The modern periodic table explain this logically. कोई भी 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज
element forming ionic compound attain noble gas electronic configuration by either gaining or losing electron from their valence shell. Explain giving reason why carbon cannot attain such a configuration in this manner to form its compound. Name the type of bond formed in ionic compound and in compound formed by carbon. Also explain with reason why carbon compounds are generally poor conductor of electricity. इसके चॉइस में भी क्वेश्चन है, पहले इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये मैंने पहले भी आपको सैंपल पेपर में करवा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। आयोनिक कंपाउंड गेनिंग और लूजिंग से बनता है, कार्बन क्यों नहीं बनाता है? एनर्जी कंसिडरेशन, बिकॉज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। C4 प्लस C4 माइनस क्यों नहीं बनेंगे? ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, आंसर देख लो थोड़ा सा फटाफट से। आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड ईदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, बट कार्बन विच हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड बिकॉज if carbon form ionic compound by gaining 4 electron to attain a noble gas configuration, then it would be difficult to 6 proton in the nucleus to hold on 10 electron. अगर गेन करता है 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, प्रोटॉन तो 6 ही है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे? सेकंड पॉसिबिलिटी कि जब ये बनाए लूज करके ना, इफ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, देन if carbon form ionic compound by lose of 4 electron, then it would require a lot of energy to remove these electron from outermost cell. तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए इनको रिमूव करने के लिए. Due to this reason carbon form covalent bond by sharing the valence electron. ठीक है, type of bond formed in ionic compound is called electrovalent bond or ionic bond, and the type of bond formed in carbon compound are called covalent bond. अब जो क्वेश्चन पूछा ना कि why covalent bonds या वाई कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका आंसर देखो, कोवलेंट बॉन्ड आर दोज बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। और पुअर कंडक्टर इसलिए होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी? इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट होगी ना जब उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो आयनिक कंपाउंड के पास होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर। चलो इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है ये आइसोमरिज्म वाला क्वेश्चन है, हालांकि मैं करवा चुका हूं आपको चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लो ध्यान से आप। ये क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन आइसोमरिज्म, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। ठीक है, आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है, C4H10 के आइसोमर्स ड्रॉ करने। आंसर देखो, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी but same chemical properties. The phenomena of existing into isomers is called isomerism. भाई isomer और isomerism को क्या है? Isomers is the existence of a compound in 2 or more than 2 different forms which have same molecular formula C4H10 but different arrangement, and because of this different arrangement they have different फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मास। ठीक है, डिफरेंट मास, डिफरेंट डेंसिटी, इस तरह से हो जाएगा। C4H10 है, अब आप इनको C4H10 को 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में ऐसे भी हो सकते हैं, और 4 कार्बन चेन इस तरह से ब्रांच में भी हो सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना, ये लो ये हो गया। तो इस केमिकली तो C4H10 है, ये भी C4H10 ही है, सेम प्रॉपर्टीज होगी, हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इसके और इसके मास में डिफरेंस आ जाएगा। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से जैसे इसके मास, डेंसिटी, ये चीजें अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब आइसोमर्स की मेन जो प्रॉपर्टीज होती है वो देखो आप, ये क्या होती है, ये है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देख लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई, 3 हाइड्रोजन 6, 2 यहाँ 8 और 2 यहाँ 10, यहाँ पर भी देख लो 3 6 और 3 9 और एक यहाँ 10। C4H10 है, ये भी C4H10 है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट है ना, इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है। सेकंड पॉइंट है, आइसोमर्स आर पॉसिबल ओनली फॉर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव 4 और मोर कार्बन एटम। फेज 3 में कोई आइसोमरिज्म नहीं होती क्योंकि उनकी में कोई ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। फेज 3 में ब्रांचिंग ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ ब्रांच करके अगर इसको यहाँ करोगे तो ये तो एक ही चीज है ना, ये तो स्ट्रेट ही है ना, ब्रांच कहाँ हुआ? ब्रांच का मतलब टी बनना चाहिए, जैसे यहाँ टी बन रहा नहीं है, कम से कम टी बनना चाहिए यहाँ पर। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से या तो यहाँ चले जाओ या यहाँ चले जाओ। ठीक है, यहाँ आओगे तो ये छूट गया ना, और अगर यहाँ जाओगे सीधा तो ये छूट गया। सो फेज 3 मेंबर में ब्रांचिंग ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं होता। अगला पॉइंट देखो, ड्यू टू आइसोमरिज्म में गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड। एक फॉर्मूला से 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड हम बता सकते हैं, जैसे पेंटेन के 3 बन जाएंगे। अच्छा ये चीज ध्यान रखो, फेज 3 में बनते नहीं है, फेज 3 में कोई आइसोमर्स नहीं होते। 4 कार्बन वाले ब्यूटेन में स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर आइसोमर ही है। C4 के 2 बनेंगे, यानी 4 वाले के जिसमें 4 कार्बन है उसके 2 बनेंगे, तो 5 कार्बन वाले के एक बढ़ते जाओ, 3 बनेंगे, 6 कार्बन वाले के 4 बनेंगे, बस। इससे आगे आपसे पूछेंगे नहीं।
द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ये मैंने आपको बताई दी, ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 इज मेंडल क्रॉस्ड Question number 10 is Mendel crossed homozygous round and yellow seed pea plant with homozygous wrinkled and green seeded pea plant for 2 generations. Name this cross and identify the Mendel's postulate that is proved by this cross. देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ये अच्छा क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को इग्नोर मत कर देना। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पर जो बेस्ड लॉज है, जैसे मोनो हाइब्रिड पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स है, ये दोनों है। डाई हाइब्रिड पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस वाला जो है वो, तो इनको अच्छे से करके जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएगा वीडियो, वहां से आप अच्छे से समझो दोनों क्रॉस को, इन पर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो क्या है। मेंडल क्रॉस्ड होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड, भाई राउंड येलो होमोजाइगस को होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन के साथ में किया, 2 जनरेशन तक उसने ऑब्जर्वेशन किया। तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, इस क्रॉस का नाम क्या था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस था। और पोस्टुलेट क्या था, यानी जो लो क्या था वो बताना हमको। तो चलिए इसका आंसर ये आपके सामने देखो, ये रहा। द गिवन क्रॉस रिप्रेजेंट द डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। कैपिटल आर राउंड येलो, कैपिटल आर होमोजाइगस लेना, और रिंकल्ड ये क्योंकि रिसेसिव है, रिंकल्ड और ग्रीन, तो हमने इसको स्मॉल में ले लिया। तो इस तरह से ये टेबल वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस ये 16 बन जाएंगे, 9 3 3 1। ठीक है, कैसे बना, क्या बना, इसके लिए आप डिटेल से वीडियो देखो। ये जो इस चैप्टर के वीडियोज है हेरिडिटी वाले, वहाँ पर आपको ये पूरा मैंने वहाँ बता रखा है। Dihybrid cross proved Mendel's second law, that is law of independent assortment. According to this law, genes of different characters located on different pairs of chromosomes segregate independently of one another during gamete formation. According to this law, according to the law of independent assortment, genes of different characters located on different pairs of chromosomes segregate independently of one another during gamete formation. कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइब्रिड क्रॉस आर आर वाई वाई कैपिटल, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, इसके साथ में ये वाला है जीन, ठीक है, इस जीन के साथ में ये वाला जीन है, इस जीन के साथ में ये वाला जीन है। लेकिन जब ये इनहेरिट होगा, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो इसकी प्रेजेंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में हम यहाँ जब हमारे पास में रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आएगा 9331, और वो 9331 क्या होगा, 9 प्लांट तो ये मिलेंगे हमको एज इट इज आर आर वाई वाई। ठीक है, ये मिलेगा 1, यानी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 3 3 नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी इधर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है ना, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई करो, और ये 3 ये नए कॉम्बिनेशन, यानी इधर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है ना, तो स्मॉल आर के साथ यहां पर कैपिटल वाई करो, बस यही इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, इस पे डिपेंड करता, तो ये इसको छोड़ के थोड़ी ना जाता, इसके साथ चिपका रहता। लेकिन इसने देखो यहाँ छोड़ दिया इसको, स्मॉल आर को छोड़ के स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ चला गया, देख लो यहाँ आ गया। इसी तरह से ये ये जो कैपिटल वाई है, इसने कैपिटल आर को छोड़ दिया और ये स्मॉल आर के साथ भी चला गया। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बतानी है। बी में पूछा स्टेट द रूल which gives the direction of induced current। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। चलो देखो आंसर देख लो, इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन ए सर्किट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिस पर जनरेटर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन ए सर्किट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बी का direction of induced current is given by Fleming's right hand rule in the if the forefinger, middle finger and thumb of the right hand are stretched at right angle to each other with the forefinger in the direction of the field in a magnetic field and the thumb in the direction of motion of the wire, then the induced current is in the wire is the direction of the middle finger। ये था right hand thumb rule। तीनों को क्या करना है, स्ट्रेच करना 90 डिग्री के एंगल पे। if these three are mutually perpendicular to each other then फादर मदर चाइल्ड, फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, मदर मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन आई फादर मदर चाइल्ड सी यानी करंट, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फोर्स बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, आई करंट होता है, तो ये मिडिल फिंगर क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ। ठीक, नेक्स्ट 12 व्हाई डज ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड।
इसके चॉइस में क्वेश्चन है कि नेम एंड स्टेट द रूल यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इजी सा क्वेश्चन है ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना तो इस पर फोर्स क्यों पड़ता है। देखो भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, यही तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट ए करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड। अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, जो कि एक मैग्नेट है, अगर उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो दो मैग्नेट होगी, दोनों मैग्नेट के बीच में इंटरेक्शन होगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो इसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में लेके आएंगे, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। यहाँ पर एक मैग्नेट कौन है, वो कंडक्टर, दूसरा मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इनमें इंटरेक्शन की वजह से उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, उसकी वजह से वो मूव करेगा। आंसर देख लो इसका फटाफट से। और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड करती है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखो आंसर है कि द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying conductor and the external magnetic field in which the conductor is placed. The direction of the force acting on current carrying conductor placed in the magnetic field depend on direction of the current through the conductor and the direction of magnetic field in which the conductor is placed. दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, इसमें आती है फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल में, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है एफ बी आई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है कि कौन सा रूल, तो रूल ये लिख दो आप, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीनों को अगर हम इस तरह से म्यूचुअली स्ट्रेच करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, देन इट विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट। एफ बी आई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स एफ, मदर एम फॉर मैग्नेट, और चाइल्ड सी फॉर करंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम एनी वन ग्रीन हाउस गैस एंड इट्स पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ और उसके पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ लार्ज स्केल पर। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट? नेम एनी वन ग्रीन हाउस गैस एंड इट्स पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट? ग्रीन हाउस वाला क्वेश्चन फिर आ गया, देखो ये। तो मेजर ग्रीन हाउस गैस आर CO2, सबसे ज्यादा CO2 है 60%, CH4 20%, CFC 14% एंड 2 नाइट्रस ऑक्साइड 6%, आउट ऑफ विच CO2 इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, यानी जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो जिन गैसेस का रोल है ना, उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबल या सबसे ज्यादा जो मेजर रोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का। 60% कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस। मैक्सिमम अमाउंट सोर्स ऑफ CO2 एंड इट इज सोर्स ऑफ CO2 इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। भाई फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, डीजल पेट्रोल कोल, इन सब वोल्केनिक इरप्शन से और रेस्पिरेशन प्रोसेस से, इन सबसे CO2 जनरेट होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में CO2 कैसे जनरेट होती है? या तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, कोल के बर्निंग से, डीजल पेट्रोल इनके बर्निंग से, या वोल्केनिक इरप्शन से। Due to increased level of carbon dioxide in the atmosphere, global atmospheric temperature during the past century has increased to 0.6 degree. It is called global warming. Because of greenhouse effect, global warming को जो होगा भाई, greenhouse effect की वजह से global warming होगा, which result in melting of polar ice caps and rise in sea level etc. और उसके फिर बाकी जो बैड इफेक्ट है वो होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पिछले सैंपल पेपर में आपको बताया था, समझाया था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है, वैसे तो ये बेनिफिशियल है ग्रीन हाउस होना, लेकिन एक लिमिट तक ही। बहुत ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैसें इकट्ठी हो गई, भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जैसे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर है, CO2 CH4 ये जो भी है, जो हीट वेव सन से आती है ना, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आउटर एटमॉस्फेयर में एस्केप होकर निकल सकती है। लेकिन इनको अगर यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस है तो वो इसको आउटर स्पेस में नहीं जाने देगी। इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज रहेगा, और ये जरूरी है। अगर ये इफेक्ट होगा नहीं ना तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और ये होने की वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का प्लस में 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ज़्यादा बेटर है, यानी ये बेनिफिशियल है। लेकिन एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस अगर इकट्ठी यहाँ पर गैसेस इकट्ठी हो गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो जितनी भी रेडिएशन आएगी वो सारी एंटर तो कर जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस फिर से एटमॉस्फेयर में रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। इससे फिर है ना एवरेज टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा, और एवरेज टेम्परेचर पिछले सेंचुरी में 0.6 डिग्री इंक्रीज हो चुका है। अगर ये 2 डिग्री इंक्रीज हो जाए तो लगभग 50% ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। तो ये एवरेज टेम्परेचर अर्थ एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होना बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग के अपने बैड इफेक्ट है। ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, नदियों में बाढ़ आएगी, सी लेवल राइज होगा, बहुत सारे जो सिटीज़ है जो समुद्र के किनारों पर है या उसके पास में, जिन जो सी लेवल से जिनकी ज़्यादा हाइट नहीं है वो डूब जाएंगे।
तो ये सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेक्शन सी, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे चॉइस में। चॉइस होगी केवल क्वेश्चन सी में, ए बी कंपलसरी होगा। तो हम देखते हैं, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन सेक्शन सी। All flowering plants show sexual reproduction. Sexual reproduction is the process of development of new organism through the through the formation and fusion of gametes. The diversity of structures of the flowers and floral parts shown an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seeds. A, B, C 3 क्वेश्चन पूछे। What happened to the zygote after fertilization in flowering plant? zygote का क्या होता है भाई? सेकंड में पूछा व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है? बीज का उगना, जर्मिनेशन। सी में पूछा आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ए बी सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी वाला डायग्राम है बुक में, प्लूम्यूल, रेडिकल और सी क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके चॉइस में पूछा आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स दैट डेवलप इनटू स्टेम एंड रूट रेस्पेक्टिवली। इसके चॉइस में ये क्वेश्चन पूछा, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें पता ही है। देखो आंसर आपके सामने ये रहा। सबसे पहले एक आंसर, व्हाट हैपेंड टू द जाइगोट। जाइगोट का क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। भाई जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। विद इन द ओव्यूल डेवलप ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड। फिर उस पर एक टफ कोट बनता है और वो सीड बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर की ओर एक कवरिंग आती है और वो बन जाता है, हार्ड कवरिंग होती है, वो जो सीड कोट बन जाता है और वो कन्वर्ट होकर बन गया सीड में। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट। ओवरी से बनता है फ्रूट, वो रिपन्ड हो जाती है, पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, मैच्योर ओवरी इज फ्रूट। मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टैमेन, स्टाइल, स्टिग्मा में श्रिल एंड फॉल ऑफ। बाकी सारे पार्ट्स सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, बी का आंसर है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑल चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम द टाइम व्हेन ए ड्राई viable seed starts to grow when placed under suitable condition of germination to the time when the seedling becomes established on the substratum। ठीक है, यानी बीज का अंकुरण है एक तरीके से कि when there is a favorable condition the germination of seed is the process by which a new plant will develop from the seed when there is a suitable condition, when there is a suitable condition। suitable condition means appropriate temperature, moisture level, sand, soil में प्लेस होना, ये सारी चीजें। अब जो ये पार्ट है ना ए बी सी, इसमें देखो आपको पता है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है ए पार्ट ए वो प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल इज द फ्यूचर सूट, वो रूट सूट बनाएगा जिससे स्टेम, ब्रांचेज वो सब बनेगी। नीचे वाला पार्ट बी जो है ना वो रेडिकल है, रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट। और पार्ट सी को हम कहते हैं कोटिलिडोन, मोनोकोटिलिडोन, डाइकोटिलिडोन, 2 कोट होते हैं, ठीक है। मोनोकोट है तो उसमें एक ही कोट होता है, डाइकोट जैसे ये डाइकोट ग्राम सीड है चने का तो इसमें 2 कोट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कोटिलिडोन है। कोटिलिडोन को सीड लीव्स भी कहा जाता है, ठीक है। कोटिलिडोन के अंदर है वो स्टोर्ड फूड रहता है जो जब तक फोटोसिंथेसिस वाले स्टेज में नहीं आएगा, जर्मिनेशन के टाइम में प्लांट जब तक उसमें लीव्स नहीं बनेगी तब तक इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो स्टोर्ड फूड इसको सप्लाई होगा। जब लीफ बन जाएगी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, तब फिर वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। तब तक ये स्टोर्ड फूड इसको सर्वाइव मतलब इसको जिंदा रखेगा, इसको इसके ग्रोथ के लिए चाहिए। और देखो जो चॉइस में क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट दैट डेवलप इनटू स्टेम एंड रूट रेस्पेक्टिवली। तो ए विल डेवलप इनटू स्टेम एंड बी विल डेवलप इनटू, रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट। तो ये आंसर है। लेबल पार्ट ए एंड बी रिप्रेजेंट प्लूम्यूल एंड रेडिकल दैट डेवलप इनटू स्टेम एंड रूट रेस्पेक्टिवली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यू आर गिवन फॉलोइंग करंट टाइम ग्राफ ए एंड बी फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, गिव द फॉलोइंग आंसर। भाई ए और बी ग्राफ को देखो आप, ए ग्राफ में स्ट्रेट है आई और बी ग्राफ में देखो ए बी सी 3 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एनी वन सोर्स फॉर ईच टाइप ऑफ दीज करंट। पहले तो पहचानो करंट कौन सा है। स्ट्रेट वाला डीसी करंट है और बी ग्राफ में जो है ना वो जो अप एंड डाउन जा रहा है वो एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट, जिसकी हाफ रोटेशन में डायरेक्शन एक साइड में होती है और हाफ रोटेशन में डायरेक्शन दूसरी साइड में होती है। तो आइडेंटिफाई वन सोर्स फॉर ईच, दोनों का एक एक सोर्स बताओ। तो डीसी करंट बैटरी से मिलता है, सेल से मिलता है। एसी करंट एसी जनरेटर से मिलता है। बी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन केस बी इन इंडिया। इंडिया में केस बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यूएसए में 60 हर्ट्ज है। इंडिया का पूछा है, इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। हमारे घरों में जो करंट आता है ना, एसी करंट आता है, तो ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। सी में पूछा यूज ग्राफ टू राइट 2 डिफरेंस बिटवीन द करंट इन 2 केस। दोनों में 2 डिफरेंस बताना है आपको, तो अभी डिफरेंस हम करवा देंगे। चॉइस में देखो नेम द टाइप ऑफ करंट इन 2 केसेस आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम करंट इन केस बी चेंजेज इट्स डायरेक्शन। तो नाम का तो पता चल गया, एसीडीसी करंट। आंसर देखो ये रहा। पहले का आंसर है आइडेंटिफाई एनी वन सोर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ दीज करंट का आंसर है कि सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी एंड जनरेटर इज द सोर्स ऑफ एसी। क्वेश्चन बी इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन केस बी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया आपको 50 हर्ट्ज इन इंडिया। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं। सी में पूछा है
कि बिटवीन टू डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, तो देख लो इन केस A करंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज 0, वेर इज इन केस B, और जो चॉइस में जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर दे दो आपने, द टाइप ऑफ करंट इन टू केसेस, तो DC इन केस A एंड AC इन केस B, फ्रॉम ग्राफ द टाइम इंटरवल आफ्टर विच AC करंट चेंजेस डायरेक्शन इज 0.01 सेकेंड। भाई इसका 0.01 सेकेंड होता है इसका टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल पेपर नंबर 5। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इनमें किसी क्वेश्चन में आपके अभी भी डाउट है कमेंट करके बता देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, ये मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझाओ, ठीक है। तो मैं उस पर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, या जहाँ पर भी उससे रिलेटेड मेरे पास में जो वीडियोज़ है उसका मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बने रहिए मेरे साथ में, लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करना, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर में, घंटे और खूब पढ़ाई करो, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम हमारे पास एग्जामिनेशन में है नहीं, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।